Hi everyone, welcome to UG NFIS examination batch 24/7, and in this video session I am going to tell you the perfect strategy to score 200 out of 200 in your English language examination of CUET 2024. So let's get started. तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सिलेबस में क्या क्या आता है, राइट, और उसके साथ साथ आपके एग्जाम्स में किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना मार्क्स मिलता है और कैसे आपका जो पेपर है वो ऑल टोटल 200 मार्क्स का बनाया जाता है. बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स आई जस्ट वांट टू से यू ऑल माय डियर स्टूडेंट कि आप हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा. आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके दिमाग में होगा यार मेरे को तो इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, और आप में से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट होगा कि मेरे को तो इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है. तो जो ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता वो भी गलत सोच रहे हैं, और जो ये सोच रहे हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा आता है वो भी गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो इंग्लिश यहाँ पर पढ़ते हो दैट इज द इंग्लिश जिसे आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हो, और वही आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें पूछी जाती है, राइट. अब अगर कोई ये सोच रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा आता है, वो बहुत फ्लुएंट है इंग्लिश में और वो आराम से इंग्लिश का पेपर कर लेगा, सो आप कहीं ना कहीं रॉन्ग हो, क्योंकि बेसिक ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट पर अटक जरूर जाता है. बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं. जो हम हमारी स्लैंग लैंग्वेज में इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो इंग्लिश एक्चुअल इंग्लिश से बहुत डिफरेंट होती है जो हमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है. दूसरा, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं यार मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगा, तो आप लोगों को ये समझना जरूरी है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ठीक है, जब तक आपके दिमाग में ये होगा यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तब तक आपसे कुछ नहीं हो सकता. लेकिन जब आपने ये सोचना शुरू कर दिया दैट दिस इज द ओनली वे, दिस इज ओनली व्हाट आई हैव टू डू एंड मुझे ये एनी हाउ इधर बाय हुक और क्रूक करना ही करना है, तब आप कर पाओगे. और आपको मैं पूरा जब से पढ़ाना शुरू करूंगी तब से मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपको एंड तक पढ़ाऊंगी. और आपको एक और बात बताती चलूं, रोज यानी कि एवरी डे एट 11 AM मैं आपका एक सेशन लेकर के आती हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर का. आप अपनी एक छोटी सी कॉपी बना लें और उस कॉपी में उस ग्रामर के सेशन को जरूर से जरूर फॉलो करें, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा. उसमें मैंने 120 रूल्स पढ़ाए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर के, राइट. सो लेट्स बिगिन विद द स्ट्रैटेजी ऑफ English to score 200 out of 200 in your CUET examination. So let's get started. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसको भी नहीं पता है who am I, so let me tell you, my name is Rebecca Aga and in this video session I am going to tell you the best strategy to score 200 out of 200 in your English language examination. और आज से अगले एक साल तक आप मुझे देख रहे होगे आपको पढ़ाते हुए CUET की इंग्लिश. एंड बिलीव मी, आपका चाहे विकैप पोर्शन हो, चाहे आपका बेसिक ग्रामर का पोर्शन हो या फिर आपका वर्बल पोर्शन हो, ये सब कुछ इंप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है. एंड आई विल हेल्प यू आउट टू गिव यू शॉर्ट सॉर्टेड इन्फॉर्मेशन एंड टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल मैनर, राइट. मेरा नाम रुबैका है. कई सारे बच्चे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ताकि जब हम लोग आने वाले टाइम पर जब आप 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेकर के आ रहे हो और हमारा मीटअप होने वाला हो, हम लोग मीट करें, राइट, तो उस टाइम पे आप मेरा नाम गलत ना ले रहे हो. चलिए, सो इट वाज अ जोक, नथिंग एल्स. सो इंग्लिश सिलेबस की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं. आपका जो CUET की तरफ से जो सिलेबस एक्चुअली में आया हुआ है वो क्या है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं. तो आपके एग्जाम्स में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जो आप लोग बचपन से लेकर अभी तक अनसीन पैसेज करते हुए आए थे वही यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन जाता है. अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है कि ऐसा पैसेज जो आपने कभी नहीं देखा था आपके सामने आ गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको उनको आंसर करना है, राइट. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, रीडिंग का मतलब आपको पढ़ना है उसको, और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब उसे आपको कॉम्प्रिहेंड करना है. कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना है. तो ये आपके एग्जाम में इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो भी एग्जामिनर होता है वो ये चेक करना चाह रहा होता है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है. अगर आपकी ये एबिलिटी स्ट्रांग होती है तो एग्जामिनर आपसे खुश हैप्पी हो जाता है और वो आपको अच्छे मार्क्स भी देता है. लेकिन इसको चेक करने के लिए वो आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है जिसको आपको करना होता है. पैराग्राफ आपका 300 to 350 वर्ड्स दिया जरूर जाता है, लेकिन इससे कम भी कभी कभी पूछ लेते हैं. लेकिन 150 से इसकी स्टार्टिंग होगी और 350 तक ये पहुंचेगा, राइट. सो माइट भी ये 400 तक भी पहुंच जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज ये एनटीए का सिलेबस है, आपका आगे पीछे देखने के लिए मिल सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द actual passages that are going to come in your examination. First one is factual. Factual is completely and totally based on facts. ठीक है, आपको reality, truth पे based data दिया गया होता है जिस पे based आपको questions मिलते हैं. Narrative का मतलब होता है story telling करी जाती है, कहीं की भी कहानी आपको अगर सुना दी जाए तो that is known as narrative passage. Then we come up with the literary passage. Literary passage में आपके opinions आपका जो भी author होता है वो देता है.
सपोज अगर कहीं पर बहुत ज्यादा वेदर खराब हो रहा है या कहीं पर दंगा हो रहा है, सो व्हाई इज इट सो, ऑथर की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके ऊपर वो उसको बताएगा। या तो लिटरेरी पैसेज कभी कभी ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे होते हैं, बट कितनी वो इन्फॉर्मेशन ट्रूथ होती है, अगर वो इसमें चली जाती है तो वो आपके फैक्ट्स में चला जाता है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्मेशन आपकी किसी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होती है तो वो लिटरेरी में जाता है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो चीजें आपके एग्जाम से पूछी जाती है वो ये है, राइट, वर्बल एबिलिटी आता है। वर्बल एबिलिटी इज वेरी बिग, है ना। वर्बल एबिलिटी मतलब बोल करके एनटीए ने बच्चों की, वो बोलते ना बच्चे की जान लोगी क्या, तो वो वाला हाल कर दिया यहाँ पर वर्बल एबिलिटी नाम लिख करके, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ दे दिया गया है, ठीक है। चाहे वो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो, सब कुछ दे दिया गया। तो वो क्या क्या दिया है उसको अब हम अभी इलैबोरेटिव वे में पढ़ेंगे, राइट। फिर आपका आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। अब सेंटेंस आते हैं आपके, उनको तोड़ दिया जाता है 3 से 4 पार्ट में और उसको इंप्रूव करने के लिए बोला जाता है आपसे, राइट, कि सही से अरेंज करो। जैसे मैंने बोल दिया आम खाता है राम, तो दिस इज अ सेंटेंस, हमें समझ में भी आ रहा है कि राम आम खाता है, बट आम खाता है राम दिस इज नॉट अ परफेक्ट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट। तो आपको क्या करना होगा, एक परफेक्ट ऑर्डर में अपने पूरे के पूरे सेंटेंस को अरेंज करना होगा। समझ आ रही है ना। तो आप कैसे लिखोगे, राम आम खाता है। सो फर्स्ट इन इंग्लिश इट विल बी लाइक सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, राइट। राम ईट्स मैंगोस। सो आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को तोड़ के दिया गया उसको प्रॉपर्ली अरेंज करना होगा। तो ये बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चंस जाते हैं, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। फिर आता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं आपके, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं, अलग अलग बेस क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। फिर आता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। ये भी अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी हो गया, तो इन्होंने 2 शब्दों में लिख तो दिया, लेकिन पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, यू नेवर नो। सो बहुत अनप्रेडिक्टेबल से इनका सिलेबस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम्स में जो मार्क्स हैं उसका डिवीजन किया जाता है, इंग्लिश के मार्क्स का डिवीजन, और उसके बाद फिर हम जानेंगे कि इनका इलैबोरेटिव वर्जन क्या है, यानी कि मतलब और क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे टोटल मार्क्स डिवीजन की। आपको बता दूं आपके एग्जाम में ऑल टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट्स गोना बी 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे, राइट। और उनमें से आपको चॉइस मिलेगी दैट यू हैव टू डू 40 क्वेश्चंस एंड अमंग ऑल आप 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चंस करके आने होंगे तो इट विल बी 40 ओनली, राइट। और यही वजह है कि इसको 200 मार्क्स का इसीलिए रखा गया है क्योंकि पर क्वेश्चन यू हैव बीन अलॉटेड +5 मार्क्स। तो क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए +5 मार्क्स दिया जाएगा, तो आप 40 into 5 करोगे तो आपका 200 अराउंड आ जाता है। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है उसने अगर कोई क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट किया और उसको गलत अटेम्प्ट किया, तो उसके लिए उसको -1 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप उसे अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको 0 मार्क्स उसका अलॉट किया जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, एक बच्चा होगा जिसने क्वेश्चन किया होगा, राइट। दूसरा बच्चा होगा जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया होगा क्योंकि उसे आता नहीं होगा। तीसरा एक बच्चा होगा जिसने इसको अटेम्प्ट किया होगा बट इसका एक क्वेश्चन गलत हो गया होगा, राइट। तो मैंने आपको तीनों कंडीशंस बता दी। तो इस बच्चे को इस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, +5, क्योंकि इसने आता भी था और इसने किया भी और उसको +5 मार्क्स भी मिल गया, करेक्ट था। बट ये जो सेकंड वाला बच्चा है इसको आता ही नहीं था, इसने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो उसको यहाँ पर कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 0। बट ये एक ऐसा बच्चा है जिसको क्वेश्चन आता था और आने के बावजूद भी इसने गलत किया, तो इसको यहाँ पर +5 मार्क्स मिलने चाहिए थे, बट इसको यहाँ पर कितने मार्क्स मिल गए, -1। और इस तरह से जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता जाएगा। +5 फिर अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होता है तो, -1 अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है तो, और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके डिवीजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की। आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला कोर और बेस,
दूसरा विकैबुलरी और तीसरा लॉजिकल। मतलब आपको इस तरह से अपने दिमाग का डिवीजन करना है। मतलब ऑब्वियसली आप अपने दिमाग का डिवीजन नहीं कर सकते, बट आपको अपने सिलेबस का डिवीजन इसी तरह से करना है। आप किस तरह से पढ़ोगे, तो कोर और बेस में आप पहले इंग्लिश के बेस की तैयारी करोगे, और बेस के साथ साथ आप एक अनदर कॉपी बनाओगे, एक अलग कॉपी बनाओगे जिसमें आप विकैबुलरी प्रैक्टिस करोगे। और फिर तीसरी चीज जो होगी वो आपकी लॉजिकल का पार्ट होगा। तो चाहे तो आप ऑनलाइन कंटेंट निकाल करके उसकी पीडीएफ्स अपने पास रख लें लॉजिकल पार्ट की, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई बुक मिली हुई है, ई बुक मिली हुई है, तो उसकी भी फोटोकॉपीज निकलवा करके आप अपने पास रखें और उससे प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। बट कोर और बेस वाली प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो इसकी कॉपी आपके पास होनी ही होनी चाहिए, और विकैब की भी कॉपी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। लॉजिकल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, या तो आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पीडीएफ्स का जिसकी आप फोटोकॉपी यूज करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। राइट नाउ अगर हम कोर में बात करें तो वर्बल एबिलिटी आपके एग्जाम्स में आता है। इसमें आपसे स्पॉटिंग एरर पूछे जाते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, राइट। और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के अलावा एक और टॉपिक आपसे पूछा जाता है जिसका नाम है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसको भी इलैबोरेट करूंगी मैं। फिर आपका विकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम आता है, और जो विकैब पार्ट इन्होंने अलग से दिया था उसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और तो और आपके फॉरेन वर्ड्स भी पूछे जाते हैं। ये आपके इस साल आए हैं, पिछले साल नहीं आए थे। चाहे यूजी की बात करें हम, चाहे पीजी की बात करें, दोनों में ही ये पूछे गए हैं। लॉजिकल पार्ट में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आ जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्राज में और जो देखने के लिए मिल सकता है वो है क्लोज टेस्ट, राइट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूं मैं आप लोगों को कि किस तरह के आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू कोर एंड बेस क्वेश्चन। तो वर्बल एबिलिटी में आपसे स्पॉटिंग एरर पूछा जाएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पूछा जाएगा, राइट। नाउ अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो वर्बल एबिलिटी में आपको पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। वन सेक, यहां पर आपको पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद इसी में ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्टिव पैसिव। एक्टिव को पैसिव में बदलो, पैसिव को एक्टिव में बदलो, राइट। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के आंसर्स करके बताइए, राइट। फिर इसके अलावा आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिगर ऑफ स्पीच। मतलब एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये बताइए। अब फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि सिमिली, मेटाफर, है ना, इस तरह के वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं। फिर लास्ट आता है आपका एनालॉजी। एनालॉजी इस बार एग्जाम्स में बहुत कम देखी गई, लेकिन पिछले एग्जाम्स में ये बहुत ज्यादा आई थी, यानी कि 2022 में एनालॉजी बहुत आई थी, 2023 में एनालॉजी बहुत कम देखी गई है, लेकिन एनालॉजी देखी आपकी गई है, राइट। फिर आपका पार्ट आता है ना स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन, आपका पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड ऑब्वियसली होगा, एक्टिव पैसिव से भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपका नरेशन एक पार्ट है। नरेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं, नरेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं, किसमें, स्पॉटिंग एरर में। तो आपको एक सेंटेंस देगा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा और आपसे बोलेगा कि इसमें कोई ना कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस ऐसा है जो एरर लिए हुए, ठीक है। अब हो सकता है उसमें ए और एन की गलती दे दे, नाउन कोई अनदर यूज कर दे, ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव ना लगा करके एडवर्ब लगा दे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको अंडरलाइन कर देगा और आपसे कहेगा इस पार्ट को इंप्रूव करो, राइट। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बात करेंगे चूजिंग द करेक्ट वर्ड की, तो इसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आती है, उसमें आपको इन्हीं में से ही कुछ फिल करना होता है, या तो पार्ट ऑफ स्पीच फिल करोगे आप कोई ना कोई, या तो विकैबुलरी फिल करोगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसी में ही आपसे स्पेलिंग एरर पूछी जा सकती है कि आपने कोई ना कोई करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि क्लोज टेस्ट करके बताओ। तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करते हो वैसे ही पैराग्राफ में अगर आपको ब्लैंक्स पूछी जाए तो वो क्लोज टेस्ट होती है, राइट। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ें अच्छे से तो आपको पहले अपनी बेसिक ग्रामर इंप्रूव करनी होगी। विकैब इंप्रूव करना है तो न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे आई एम प्रोवाइडिंग शीट, मेरा इंग्लिश का कम्युनिटी ग्रुप है आपकी अड्डा की ऐप पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको डेली विकैब शीट मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगर आप आएंगे तो आपको डेली के डेली प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब इसके लिए आपको मॉक टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ पे मिल सकता है आपको, वो आपको मिल सकता है अड्डा की ऐप पर, ठीक है। तो अब आपको कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ।
अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो CUET की प्रिपरेशन कर रहा है और वो बड़ा ही परेशान है कि उसे प्रिपरेशन कहाँ से वो करे, क्योंकि देखो सिर्फ प्रिपरेशन करना ही जरूरी नहीं होता है, प्रिपरेशन करना ही जरूरी नहीं होता है, आप स्पेसिफिक प्रिपरेशन करो, पॉइंट टू पॉइंट चीजें कवर करो, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड रहो, PYQs मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है ना, और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, आपका थॉट होता है। प्लस अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो वो उससे भी अच्छी होती है। तो आप अपने फोन में अड्डा की ऐप को डाउनलोड करो, ऑल कोर्सेज में जाओ, अभी 16 अगस्त से एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है आपका श्रेष्ठ बैच। तो श्रेष्ठ बैच में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे टीचर्स मिल जाएंगे, अब चाहे कॉमर्स के हो आप, चाहे साइंस के हो आप, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, तीनों ही बैचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है सिर्फ आपको लैंग्वेज और GT इंप्रूव करनी है अपनी, क्योंकि आप वहाँ पर वीक हो, तो आप सिर्फ वो वाला बैच भी ले सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही होंगी मैं आपको दिखा देती हूँ वापस से यहीं पर आकर के। आप अगर इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो आपको जो बैच मिलता है उसमें आपकी बेसिक प्रैक्टिस करवाई जाती है, टीचर्स आपको लाइव क्लास लेते हुए दिखाई देंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, टीचर्स अपना हाथ का जो लिखा हुआ PDF नोट होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस इसके साथ साथ आपको वहां पर डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलते हैं, जिसमें जो भी आपने डेली पढ़ा उसका आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, राइट। और फिर आपको यहाँ पर टीचर्स डाउट सेशंस भी लेते हुए दिखाई देते हैं, बीच बीच में आपके टेस्ट भी होते रहते हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आपने करना क्या है, आपने अगर इस बैच को लेना है तो आप बाय नाउ पे जाएंगे, राइट, और बाय नाउ पे जाकर के आप एक कूपन कोड यूज करेंगे Y484। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा, 8740। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस बैच, गो एंड एनरोल नाउ, ओके। ये कोड याद रखिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बट डू नॉट फॉरगेट, इंग्लिश और GT इज वन ऑफ द सिलेबस जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है आपके CUET के एग्जामिनेशन में, और इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर आप डोमेन की बात करते हैं तो आपको स्पेसिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप पढ़ते जाओगे उतना आपका सिलेबस आपको लगता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो आपको अगर ये लग रहा है कहीं भी कि आपके पास गाइडेंस नहीं है एंड यू नीड अ परफेक्ट गाइडेंस, सो आई बिलीव Adda 24/7 इज बेस्ट बैच फॉर यू। और आप साथ ही साथ में Adda 24/7 की ऐप को अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कर लो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ है। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है आपके दिमाग में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप को जल्द ही एक गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे फिल भी कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कनेक्ट। तब तक के लिए आई वुड से बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।